Hey everyone, this is Simran and welcome back to our own YouTube channel ePathshala. I hope you people are doing well. तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम अपनी यूनिट 10 दैट इज मोटिवेशन को कंटिन्यू करेंगे और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट थ्योरी जो कि है हमारी मैकलेंड्स नीड थ्योरी एंड ईआरजी थ्योरी। इससे पहले ऑलरेडी हम मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी एंड थ्योरी एक्स वाई एंड जेड को डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप में से किसी ने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है उनको जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं आपको यहाँ पे आई बटन में शेयर कर दूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। तो चलिए बिना किसी देर के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मैकलेंड्स की नीड थ्योरी के बारे में। ठीक है, ऑलरेडी हमने एक नीड थ्योरी डिस्कस की अगर आपको याद हो, दैट इज मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, जहां पर हमने 5 नीड्स के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, अब मैकलेंड्स की नीड थ्योरी क्या कहती है? मैकलेंड का यहाँ पर ये कहना है कि जो हमारी नीड्स हैं इनके बारे में हम लर्न करते हैं। लर्न करने का मतलब है हम सीखते हैं, उसके बाद हमको समझ में आता है कि ये हमारी एक नीड है। ठीक है, so Macklen's need theory is closely associated with the learning theory because he believed that the needs are learned or acquired by the kinds of events people experience in the environment and culture। ठीक है, इनका कहना ये है कि जो हमारा environment है, जो हमारा culture है, उससे हम चीजें सीखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारी needs जनरेट होती हैं। ठीक, तो इन्होंने यहाँ पर 3 नीड्स की बात करी थी। सबसे पहली नीड है हमारी अचीवमेंट, दूसरा इन्होंने बात किया था पावर, और तीसरी नीड थी एफिलिएशन। ठीक है, और इनको डिनोट करा जाता है इस तरीके से। ठीक है, एन आर का मतलब हो गया अचीवमेंट, एन पॉ का मतलब हो गया पावर एंड एन एफ का मतलब हो गया एफिलिएशन। तो इन वर्ड्स को भी याद रखिएगा। ठीक, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं नीड फॉर अचीवमेंट बारे में, जिसको एन एक्ट भी कहा जाता है, कई बार ऐसे भी लिखा हो सकता है। ठीक है, देखिए नीड ऑफ अचीवमेंट में क्या बताया है कि 2 टाइप के पीपल होते हैं, एक होते हैं हमारे हाई अचीवर्स और एक होते हैं हमारे लो अचीवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लोगों की बात हो रही है, एक होते हैं हाई अचीवर्स और दूसरे होते हैं हमारे लो अचीवर्स। ठीक, अब हाई अचीवर्स और लो अचीवर्स कौन होते हैं? हाई अचीवर्स की अगर बात करी जाए तो ये ऐसे पर्सन होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ एक एम लेके चल रहे होते हैं। उनका कुछ एक अपनी लाइफ में गोल होता है, वो अपने लिए टारगेट सेट करते हैं और जो टारगेट्स भी सेट किए जाते हैं वो इजी नहीं होते हैं, वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, थोड़े मॉडरेट होते हैं, ताकि उनको अचीव करने में एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उनको मिले। क्योंकि अगर हमारे टारगेट्स बहुत इजी होंगे, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं होंगे, तो हमें उन्हें अचीव करने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो हाई अचीवर्स हैं वो अपने टारगेट्स इतने हार्ड सेट करते हैं कि उनको अचीव करने में लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उनको मिले। दूसरी चीज ये कि उनको हम रिवॉर्ड्स के थ्रू, मॉनेटरी बेनिफिट्स के थ्रू सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकते। उनको सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा? जब वो खुद से मेहनत करके किसी टारगेट को अपने अचीव कर लेंगे, अपने गोल को फुलफिल कर लेंगे। ठीक है, सो सिंपली अगर कहा जाए तो इट इज अ डिजायर टू एक्सेल, टू अचीव इन रिलेशन टू अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। कुछ हम अपने टारगेट सेट करते हैं तो कुछ स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर ही सेट किए जाते हैं, उनको अचीव करने की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी सर्टेन पीपल हैव इनर अर्ज टू सक्सीड एंड डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। हमें सामने वाले से कुछ अलग करना है, कुछ बेहतर करना है। जरूरी नहीं है कि जो सामने वाला पर्सन कर रहा है वही चीज हम भी करें। हमारा जो पैशन होगा, हमको जो अचीव करना है वो हम अपने ढंग से करेंगे। हो सकता है कि दोनों के गोल्स एक ही हो सकता है कि हमको एक ही चीज को अचीव करना है, लेकिन उसको अचीव करने के तरीके दोनों पर्सन के अलग हो सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द अचीवमेंट गोल। दस एम्प्लॉयज पोजेसिंग एन इनर डिजायर टू अचीव derive satisfaction from achieving goals, therefore challenging goals become motivator। ठीक है, मैंने आपको ये बताया कि अपने लिए टारगेट्स हार्ड सेट करते हैं, डिफिकल्ट टारगेट सेट करते हैं, ताकि उनको लगे, उनको एक पुश मिले, वो मोटिवेट हों उनको अचीव करने के लिए। जब वो अचीव कर लेंगे तो उनके अंदर एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आ जाएगी। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा।
कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हाई अचीवर्स की क्या होती। सबसे पहली है दैट मॉनेटरी रिवॉर्ड्स डू नॉट मोटिवेट हाई अचीवर्स। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि मॉनेटरी बेनिफिट जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं वो उनको मोटिवेट नहीं करते हैं। ठीक, एक तरीके से हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो हमारी नीड फॉर अचीवमेंट है, अगर हम मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी से इसको कंपेयर करें या फिर एक रिलेशन बैठाने की कोशिश करें, तो ये कहीं ना कहीं आपकी एस्टीम नीड्स थोड़ी बहुत और सबसे ज्यादा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, इससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स की बात करी जाए तो वहां पर हम अपने पोटेंशियल, अपनी कैपेबिलिटी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब खुद को कितना केपेबल मानते हैं, खुद के लिए कितना अचीव कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो वहां पर मॉनेटरी बेनिफिट्स, मॉनेटरी रिवॉर्ड्स इतना मैटर नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दैट हाई अचीवर्स क्रिएट सिचुएशन इन विच दे कैन अटेन पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम। जो हाई अचीवर्स हैं वो चैलेंजिंग टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हो जाते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी हर्डल्स आती हैं, उनका सोल्यूशन वो खुद ही फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दे ऑलवेज सेट मॉडरेटली चैलेंजिंग गोल्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डिससैटिस्फैक्शन, एट द सेम टाइम दे आर नॉट सैटिस्फाइड विद द इजी टास्क। ठीक, मैंने आपको यही बताया था कि वो अपने लिए डिफिकल्ट टास्क ही सेट करते हैं ताकि उनको अचीव करने के बाद उनके अंदर एक सेटिस्फैक्शन हो। अगर उन्होंने अपने टारगेट्स को इजी सेट कर दिया तो उनके अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा। अगर आप इसको खुद भी अपनी लाइफ से रिलेट करके देख लें तो आप बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हैं। अगर हमने अपने लिए बहुत ही इजी टारगेट सेट कर लिए हैं तो हम भले ही उसको अचीव कर लें, लेकिन हमारे अंदर एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं आता है। ठीक है, जिसमें हमको लगता है कि हमने बहुत ज्यादा मेहनत की है, काफी हर्डल्स के बाद हमने इसको अचीव किया, तो उसमें हमको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो अलग ही होता है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट है दैट हाई अचीवर्स डू नॉट डिपेंड ऑन चांस, दे अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, वो चांसेस के ऊपर नहीं बैठते कि हमको जब चांस मिलेगा, जब मेरा नंबर आएगा तब देख लेंगे, तब करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए हमेशा तैयार हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दे आर विलिंग टू वर्क इंडिपेंडेंटली, दे विश टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन देयर एफर्ट्स एंड सक्सेस। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि हाई अचीवर्स वो पर्सन्स होते हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, उनको कोई पुश की जरूरत नहीं है, वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन उनके अंदर से आ रहा है और उनके अपने लाइफ में कुछ गोल्स है, कुछ एम्स है, उनको पता है उन्हें अचीव करना है, तो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाते हैं। तो उस टाइम पे उन्हें किसी की भी जरूरत नहीं, वो इंडिपेंडेंटली ही काम करना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेंगे, अपने लिए टारगेट्स भी डिफिकल्ट सेट करेंगे। ठीक, लास्ट पॉइंट है हमारा दे ऑलवेज विश टू ओवरकम द डिफिकल्टीज बाय देमसेल्फ। ठीक है, खुद की जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन खुद निकालेंगे, जो भी हर्डल्स आ रहे हैं अपने टारगेट को अचीव करने में, सब कुछ वो खुद से ही हैंडल करते हैं, किसी की भी हेल्प की जरूरत उनको नहीं होती है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे नीड फॉर अचीवमेंट, जहां पर हम हाई अचीवर्स और लो अचीवर्स की बात करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं टेक्निक्स फॉर एनहांसिंग अचीवमेंट मोटिवेशन। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि पर्सन हो सकता है अंदर से मोटिवेटेड तो हो, बट उसके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस ना हो, या फिर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं उसको रोक रहे हैं, तो उसके लिए उसको एक पुश की जरूरत होती है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की जरूरत होती है। ठीक है, तो कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो इनहांस कर सकती हैं उसको अचीव करने के लिए अपने गोल्स को, जिससे थ्रू वो मोटिवेट हो और अपने गोल तक पहुंच पाए। कुछ ऐसे टेक्निक्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक, सबसे पहले है हमारी फीडबैक। तो आई होप आप लोग को फीडबैक का मतलब समझाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग कभी भी कोई शॉपिंग मॉल जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, तो वहां पर आप जो भी सर्विसेज वो आपको अवेल करते हैं, सर्विसेज देते हैं, उसके लिए वो आपको रेट करने को कहते हैं, कई बार फीडबैक लिखने के लिए भी कहते हैं। ठीक है, तो ये फीडबैक किस लिए होता है? सबसे पहली चीज तो इससे ये पता चलता है कि कस्टमर हमारे बारे में क्या सोचता है। ठीक, दूसरी चीज ये कि कस्टमर किस हद तक सेटिस्फाइड हुआ, किस हद तक डिससेटिस्फाइड हुआ, ये भी पता चलता है। और नेक्स्ट, हम इसमें क्या इम्प्रूवमेंट
ला सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। जब एम्प्लॉयज को कोई टास्क परफॉर्म करने को दिया जाता है और जब उनके परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाता है तो उसमें फीडबैक दिया जाता है। ठीक है, अब इस फीडबैक से क्या होता है, एम्प्लॉयज को पता चलता है कि उन्होंने किस हद तक अपने टारगेट्स, अपने गोल को अचीव किया, कहाँ पर उन्होंने गलतियां करी और किस तरीके से वो अपनी मिस्टेक से आगे अपनी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो रेगुलर फीडबैक से कहीं ना कहीं जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनकी परफॉर्मेंस एनहांस होती है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट टेक्निक है हमारी मॉडल बिल्डिंग। मॉडल बिल्डिंग का सिंपली मतलब होता है कि किसी को आइडलाइज करना। इसको इस तरीके से समझिए कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके बीच कोई एक ऐसा एम्प्लॉय जिसने अपने टारगेट्स को अचीव कर लिया, ठीक है, एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयर है, वो उसके एग्जाम्पल देने लग जाते हैं दूसरे एम्प्लॉयज को कि उसने भी तो किया है तो तुम भी कर सकते हो, है ना। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि स्कूल टाइम पे क्या होता था कि आपकी क्लास में एक या दो स्टूडेंट ऐसे रहे ही होंगे जिनके मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे आते थे और टीचर्स उनके एग्जाम्पल आपको देते भी रहे होंगे कि इसके मार्क्स देखो कितने अच्छे आए हैं, इससे कुछ सीखो, ये भी तो आपकी क्लास में पढ़ रहा है, इसके कैसे नंबर आ रहे हैं, है ना। और कई बार ऐसा भी होता था जो हमारे रैंकर्स होते थे उनके साथ वीक स्टूडेंट्स को बैठा देते थे ये सोच के कि वीक स्टूडेंट की वो हेल्प करेंगे, लेकिन मुझे पता है इतना ज्यादा कोई हेल्प नहीं करता, ये स्पेशली रैंकर स्टूडेंट्स नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि मेरी पोजीशन डामाडोल हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज का कोई बुरा मत मानना, ये मेरा अपना खुद का सोचना है क्योंकि ये चीज मैंने खुद भी देखी है। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं खैर अपने टॉपिक की तरफ। तो मॉडल बिल्डिंग सिंपली यही कहता है दैट एम्प्लॉयज हु आर हाई अचीवर्स कैन बी शोन एज मॉडल्स, उनको हम आइडलाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो एम्प्लॉयज अटेनिंग चैलेंजिंग गोल्स आर सेलेक्टेड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर टोल्ड टू अदर्स। दिस अलाउज other employees to emulate the characteristics of the model employees. This provides an opportunity to develop high achievement oriented goals. नेक्स्ट टेक्निक है हमारी जॉब रीडिजाइन। देखिए जॉब रीडिजाइन नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जॉब को रीडिजाइन करना। ठीक है, देखिए क्या होता है, कई बार जो एम्प्लॉयज है उनको हमने एक पर्टिकुलर टास्क असाइन किया, एक जॉब असाइन की हुई है। अब एक टाइम पीरियड के बाद हो सकता है कि उन्हें उस टास्क को परफॉर्म करने में बोर्डम महसूस होने लगे, वो उन्हें बोरियत होने लगी। होता है ना कि अगर आप एक ही चीज को बार बार करते जा रहे हैं रिपीटेडली, तो आपके अंदर स्पेशलाइजेशन तो आ जाता है नो डाउट, बट आपको कहीं ना कहीं बोरियत फील होने लग जाती है ना। इसको इस तरीके से समझिए कि अगर आपको वही चीज रोज खाने को दी जाए, रोज रोज वही चीज आपको अगर खानी है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो चीज आपके सामने होगी और आपको अपने मुंह में टेस्ट भी आ जाएगा उसको बिना उसको खाए। ठीक है, एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड रखने के लिए एम्प्लॉयर क्या करता है, जो एम्प्लॉयज की जॉब है, जो एम्प्लॉयज का टास्क है, उसको रीडिजाइन करता है। ठीक है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एड ऑन कर देगा, जॉब को काफी चैलेंजिंग बना देगा, ताकि जब एम्प्लॉयज उस पर्टिकुलर टारगेट को, उस पर्टिकुलर टास्क को अचीव करे तो उनके अंदर एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आए। ठीक है, तो one way to develop achievement motivation is to redesign the task by adding additional responsibility and setting challenging goals. If the job are very easy to achieve, employees do not feel motivated. मैंने आपको ये चीज स्टार्टिंग में बताई थी कि अगर हमारा जो टास्क है वो इजी, हमारे जो गोल्स है वो इजी हैं, तो हम अगर उन्हें अचीव भी कर लेंगे तो भी हमारे अंदर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जनरेट नहीं होगा। ठीक है, so similarly employees who are unable to attain difficult jobs feel frustration and demotivation. Therefore job should be designed to provide moderately challenging goals. In addition, job should be made independent. Therefore employees feel autonomy in realization of goals. So the job should be redesigned in such a way that the outcome of the job is measurable and the employee's contribution is identifiable. ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये कि हमें जॉब को इस तरीके से रीडिजाइन करना है कि जो भी टास्क परफॉर्म किया गया है हम उसको मेजर कर सके, उसको नाप सके इन द सेंस कि वो सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो मेजरेबल ना हो, हमें समझ में ही ना आए कि एम्प्लॉयज ने कितना काम किया है, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था। ठीक है, सो दिस प्रोवाइड कंटेनमेंट टू द एम्प्लॉयज। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसका एक और एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हैं, अपने असाइनमेंट से इसको रिलेट कर सकते हैं, है ना। असाइनमेंट्स में आपको क्या मिलता है, कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं, उनके आपको आंसर्स लिखने होते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि इजी हैं, जो कि बुक में इजीली मिल जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर्स आपको बुक में नहीं मिलते हैं, तो आप डिफरेंट सोर्सेज से
आंसर्स निकालने की कोशिश करते हैं, कुछ गाइड से निकालते हैं, ठीक है, कुछ हेल्प बुक से यूज करते हैं, कुछ गूगल करते हैं, कुछ कहीं से ब्लॉग से निकालते हैं, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट, डिफरेंट सोर्सेज को हम यहाँ पे यूज करते हैं। और जिस भी पर्टिकुलर असाइनमेंट में आपने सबसे ज्यादा मेहनत की होती है उसके मार्क्स जानने के लिए आप बहुत ज्यादा ईगर रहते हैं कि उसमें कैसे आए, है ना, क्योंकि वहां पर आपने एक अलग तरीके से मेहनत की होती है, राइट। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एटीट्यूड चेंज मैनेजमेंट। सो सिंस मैकक्लेन states that achievement motivation can be taught, employees' attitude should be changed to think positively, innovative and imaginative. This enhances their achievement motivation. तो यहाँ पे सिंपली बोल रहा है, मैकक्लेन का कहना ये है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि उन्होंने ये बोला है कि हम नीड्स को लर्न कर सकते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे कल्चर में जो चीजें हैं उससे हमारी नीड्स जनरेट होती है, उससे हम सीखते हैं कुछ, तब हमारी नीड्स जनरेट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो एम्प्लॉयज हैं हम उनके एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं, पॉजिटिविटी ला सकते हैं, इनोवेशन ला सकते हैं उनके एटीट्यूड में, इमेजिनेटिव पावर उनकी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इसके थ्रू क्या होगा, वो उनके अंदर अचीवमेंट मोटिवेशन आएगा, अचीवमेंट डिजायर जनरेट होगी, ठीक। लास्ट पॉइंट है हमारा मेजरेबल आउटकम। सो एज यू नो दैट हाई अचीवर्स बिलीव इन पर्सनल सक्सेस, दे विश दैट आउटकम शुड बी मेजरेबल एंड आइडेंटिफिएबल टू देयर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। ये पॉइंट अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जो हमारी जॉब है, जो हमारा टास्क है, वो मेजरेबल होना चाहिए और उससे पता चलना चाहिए कि एम्प्लॉय ने कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। सो दिस प्रोवाइड्स आइडेंटिटी टू एम्प्लॉयज स्किल एंड परफॉर्मेंस विच लीड्स टू अचीवमेंट मोटिवेशन। अब जब तक एम्प्लॉयज ने यहाँ पर टास्क परफॉर्म किया लेकिन हम उनकी जो टास्क परफॉर्म किया हम उसको मेजर ही नहीं कर पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कितना कंट्रीब्यूशन है उसका, तो हम उससे आउटकम कैसे जनरेट कर पाएंगे। और जब तक हम उससे आउटकम जनरेट नहीं कर पाएंगे हमको नहीं पता चलेगा कि उसके परफॉर्मेंस में एनहांसमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट नीड है हमारी नीड फॉर पावर। So the need for power is expressed as a desire to influence others. So in relation to Maslow hierarchy, power would fall somewhere between the needs for esteem and self-actualization. ठीक है, जहाँ पर हम esteem में अगर बात करें तो वहीं पर हम बात करते हैं power recognition की, right? तो मैस्लो की अगर हम नीड हायरार्की थ्योरी से इसका रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बीच में आएगी हमारी need for power theory. So the people with a need for power tend to exhibit behaviors such as outspokenness, forcefulness, willingness to engage in confrontation and a tendency to stand by their original position. ठीक है, जो लोग थोड़े पावरफुल होते हैं, जो लोग अपनी बात रख सकते हैं, आउटस्पोकन होते हैं, वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं और लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। So the need for power is concerned with making an impact on others, the desire to influence others, the urge to change people and the desire to make a difference in the life. ठीक है, तो जिनके पास पावर होती है उनकी कोशिश क्या होती है कि हम दूसरों के जीवन में कुछ परिवर्तन ला सके। अब कई बार होता है कि जो पावर है हम उसका मिसयूज भी कर जाते हैं ना। पावर किस तरीके से हमको इस्तेमाल करनी है ये हम पर सोलली डिपेंड करता है, राइट। इसका जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, अभी एक वेब सीरीज जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई, आई होप आप सभी ने देखी होगी, एस्पिरेंट्स, राइट। बहुत ही अच्छी थी और मुझे लगता है कि उससे काफी कुछ सीखने को भी मिल सकता है, भले आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो। तो उसमें एक बहुत ही अच्छी बात कही थी संदीप भैया ने, जो कि इस टाइम पे सबके एकदम फेवरेट से हो गए हैं, उनका जो कैरेक्टर है। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि जो बल्ब होता है वो लाइट देता है, ठीक है, लोगों की जिंदगी में रोशनी करता है, वो भी पावर है, लेकिन वही पावर कई बार करंट भी दे सकती है जिससे लोगों की जान भी चली जाती। तो हम पे ये डिपेंड करता है कि हम उस पावर का यूज कैसे कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही पावरफुल लाइन थी और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इससे आप रिलेट भी कर पा रहे होंगे कि कई बार ऐसा होता है ना कि जिनके पास पावर आ जाती है वो लोगों की लाइफ को कंट्रोल करने लग जाते हैं। हमें लोगों की लाइफ को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास पावर है, अगर उसका हम सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लोगों की जिंदगी में हम कुछ चेंज ला सकते हैं, उनके जो लाइफ है उसमें कुछ परिवर्तन ला सकते हैं, ठीक है। तो एक पॉजिटिव वे में
चेंजेस लाना काफी जरूरी है किसी की भी लाइफ में. सो पीपल विद अ हाई नीड फॉर पावर आर पीपल who like to be in control of people and events. ठीक. So this result in the ultimate satisfaction of man. और जिसके पास ही पावर होती है वो अगर किसी की लाइफ को कंट्रोल कर पा रहा है, किसी को कंट्रोल कर पा रहा है, तो उसको एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन तो मिलता है. ये चीज हम लोगों ने खुद भी देखी और आप अपने रियल वर्ल्ड में देख ही रहे हैं. So people who have a high need for power are characterized by first a desire to influence and direct somebody else. Second point, a desire to exercise control over others. And third, a concern for maintaining leader-follower relations. ठीक है, तो आई होप तीनों पॉइंट बहुत ही ईजी हैं, समझ में भी आ गए होंगे, आप रिलेट भी कर पा रहे होंगे कि किस तरीके से पावर जिसके पास होती है वो लोगों को कंट्रोल करना चाहता है, ठीक है, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है और एक लीडर फॉलोअर की रिलेशनशिप को सेटअप करने की कोशिश करता है कि मैं तुमको लीड कर रहा हूँ, तुम मुझे फॉलो करो. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट है हमारी नीड फॉर अफिलिएशन. अब जो नीड फॉर अफिलिएशन है, अगर हम इसको मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी से कंपेयर करें या फिर एक रिलेशन बैठाने की कोशिश करें, तो ये आपकी बिलोंगिंगनेस नीड के अंदर आती है, जहां पर हम लव, अफेक्शन, कंपेनियनशिप की बात करते हैं. ठीक है, so the person is concerned with forming friendly relation with others, desire for companionship and the desire to help others. People dominated by the affiliative need would be attracted to jobs that allow considerable social interaction. Social needs की बात हो रही है. So managers of such individuals should create a climate that does not constrain interpersonal relations. ठीक है, तो एक ऐसा environment होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप सेट किए जा सके. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मतलब कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जो वर्कर्स हैं, वो आपस में एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके. ऐसा ना हो कि एक एम्प्लॉय है तो वो अपने में ही है, दूसरा एम्प्लॉय अपने में ही काम कर रहा है. ठीक है, इंट्रापर्सनल तो अपने लेवल पे होता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट होती है, तभी आप ऑर्गेनाइजेशन में कोऑपरेशन की बात कर सकते हैं. ठीक है, सो मैनेजर कुड ऑल्सो फैसिलिटेट their need satisfaction by spending more time with such individuals and periodically bringing them together as a group. तो जब रिलेशनशिप अच्छा होगा तभी कॉपरेशन होगा, और जब कॉपरेशन होगा तभी हम ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गोल्स हैं, उनको अचीव कर पाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पर टीम वर्क, टीम स्पिरिट, एज अ ग्रुप काम करने की जरूरत होती है. ओके, So the people with high need for affiliation have these characteristics. पहला point है, they have a strong desire for acceptance and approval from others. अब जब यहाँ पे हम interpersonal relationship की बात कर रहे हैं, तो obvious सी बात है acceptance और approvals दोनों ही तरफ से important हो जाएगा. ठीक है, लेकिन अगर हम इसको compare करके देखें अपनी need for achievement से, तो वहाँ पे क्या था कि जो person था वो अपने अकेले दम पे ही सब काम करना चाहता था, किसी से भी कोई हेल्प नहीं, कोई असिस्टेंस की जरूरत उसको नहीं थी. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दे टेंड टू कन्फर्म टू द विशेस ऑफ दोज पीपल हुज फ्रेंडशिप एंड कंपेनियनशिप दे वैल्यू. ऑब्वियसली बात है कि जिससे हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं, कंपेनियनशिप है, फ्रेंडशिप है, तो हम उसको वहां पर क्या देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं. लास्ट पॉइंट हमारा, दे वैल्यू द फीलिंग्स ऑफ अदर्स. देखिए, सीधी बात यहाँ पे ये है, जहां पर भी हम सोशल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो ये तीनों पॉइंट्स अपने आप ही आ जाते हैं, क्योंकि सोशल एस्पेक्ट की बात करें इसका मतलब हम दूसरों के साथ अपने रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो उनका अप्रूवल, उनकी एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंट होगी. एक फ्रेंडली रिलेशनशिप हमें सेट करना है, ठीक है, दूसरों की फीलिंग्स भी हमारे लिए मैटर करी. ठीक, आई होप तीनों नीड्स आपको क्लियर हो गई. देख लेते हैं इस चार्ट की तरफ. सबसे पहले हमने डिस्कस किया था नीड फॉर अचीवमेंट के बारे में. ठीक है, तो नीड ऑफ अचीवमेंट में यहाँ पे बोल रहा है हाई, दैट होप ऑफ सक्सेस. ठीक है, तो जब हमारी नीड ऑफ अचीवमेंट हाई होगी तो हम यहाँ पर सक्सेस के लिए सोच सकते हैं, लेकिन अगर हमारी नीड ऑफ अचीवमेंट लो है तो यहाँ पर हमें फेलियर का डर होगा. ठीक है, तो ये हो गए हमारे हाई अचीवर्स, और ये कहीं ना कहीं जिनको डर है वो हो गए हमारे लो अचीवर्स. ठीक, नेक्स्ट है हमारा नीड फॉर अफिलिएशन, जिसको हम बिलोंगिंगनेस भी कह सकते हैं. तो नीड ऑफ अफिलिएशन अगर हमारा हाई होगा तो ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी क्रिएट होगी, डिसएग्रीमेंट नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि हम फिर लोगों की फीलिंग से रेस्पेक्ट करेंगे,
अप्रूवल, एक्सेप्टेंस की बात करेंगे, ठीक है, कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप, एक कंजीनियल एनवायरनमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक। लेकिन अगर नीड फॉर अफिलिएशन लो है तो हम लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर देते हैं, जो कि आज के टाइम पे काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वर्ड आज के टाइम पे कितने ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, शायद ये आज हम लोग समझ पा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, साथ होके भी साथ नहीं, है ना। खैर, लास्ट है हमारा नीड फॉर पार। अब नीड फॉर पार अगर हमारी हाई है तो ऑब्वियसली बात है, हम लोगों को कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे। लेकिन नीड फॉर पार अगर लो है तो यहाँ पर डिपेंडेंस रहेगी, ठीक है। यहाँ पर एक और चार्ट है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हुए। तो सबसे पहले है अचीवमेंट की बात, जहां पर बोल रहे हैं हम एफर्ट ओवर लक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पर्सन क्या करता है, एफर्ट डालता है, हार्डवर्क करता है, लक के लिए नहीं बैठता है कि हमको जब चांस मिलेगा, जब हमारी किस्मत होगी तभी होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अचीवमेंट हमारी हाई कब होगी, मस्ट विन एट एनी कॉस्ट एंड मस्ट बी ऑन टॉप एंड रिसीव क्रेडिट, ठीक है। और लो में क्या बोल रहा है, दैट फियर्स फेलियर एंड अवॉइड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पावर फॉर अफिलिएशन दैट फोकस ऑन रिलेशनशिप्स। तो ये अगर हाई होगा तो डिमांड्स ब्लाइंड लॉयल्टी एंड हार्मनी एंड डज नॉट टॉलरेट डिसएग्रीमेंट। और यही अगर लो होगी तो रिमेन्स अलूफ एंड मेंटेन्स सोशल डिस्टेंस, ठीक है। और लास्ट है हमारा पार दैट इज पैशन फॉर इन्फ्लुएंस, टेक एंड कोच। तो अगर हमारी पार हाई होगी तो डिजायर कंट्रोल ऑफ एवरीवन एंड एवरीथिंग एंड एग्जीगेट्स ओन पोजीशन एंड रिसोर्सेज। और यही अगर लो होगी तो डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट्स पे होगा और मिनिमाइज ओन पोजीशन एंड रिसोर्सेज। तब क्या होगी, पार्स हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा मैकक्लेन की नीड थ्योरी क्या कहती है। यहाँ पर आ जाते हैं हम प्रपोजिशन की तरफ कि इस थ्योरी से एग्जैक्टली हमने क्या सीखा, ये इस थ्योरी से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बोला है पॉइंट that high achievers will be strongly motivated when they find the job offering personal responsibility, feedback and moderate degree of risk in achieving goals. तो high achievers कब motivated feel करेंगे, जब उनको लगेगा कि जो जॉब हमको दी जा रही, जो टास्क हमको असाइन किया जा रहा है, इसमें पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनको फीडबैक भी मिलेगा और कहीं ना कहीं ये जॉब थोड़ी चैलेंजिंग भी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दैट हाई अचीवमेंट मोटिवेशन लीड्स टू सक्सेस इन एंटरप्रेन्योरल करियर्स, दे आर सक्सेसफुल इन रनिंग देयर ओन बिजनेस। अब जितने भी आपके बिजनेसमैन है ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में रिस्क लेते हैं, उनकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, और जो भी ये रिस्क लेते हैं और मार्केट के अकॉर्डिंग काम करते हैं या फिर जो भी उनका सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग अगर उन्होंने रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन किया है तो वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी बनते, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स भी बनते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है दैट मैनेजर्स विद हाई अचीवमेंट नीड्स आर नॉट सक्सेसफुल मैनेजर्स इन द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, they are best suited to perform the jobs independently. So according to Maclean, the two essential ingredients of managerial success, especially at the higher level in an organization, are emotional maturity and democratic coaching style of मैनेजर। देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट में क्या बोल रहा है कि जो भी हमारे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैं वहां पर हम हाई अचीवमेंट नीड्स के बारे में बात नहीं कर सकते, वो इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होती है। उसकी वजह ये है कि आपके लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में हर टाइप का पर्सन काम करता है, ये जरूरी नहीं है कि वो उतना इंडिपेंडेंट हो, वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर पाए, वो चैलेंजिंग जॉब्स को परफॉर्म कर पाए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेक ओवर कर पाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हो पाए, ठीक है। तो इसीलिए जो भी हमारे लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें दो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर हमें उन्हें सक्सेसफुल करना है। सबसे पहले इमोशनल मैच्योरिटी और दूसरा डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ मैनेजर्स। डेमोक्रेटिक स्टाइल मतलब कि जहां पर हमारे एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर का इक्वल पार्टिसिपेशन हो, पूरा कंट्रोल मैनेजर्स के पास ना हो, और एक इमोशनल मैच्योरिटी भी जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दैट द नीड फॉर अफिलिएशन एंड द नीड फॉर पावर इज क्लोजली रिलेटेड। Successful managers possess high need for power and low need for affiliation. देखिए इस पॉइंट में क्या बोल रहा है कि नीड फॉर अफिलिएशन और नीड फॉर पावर हमारी क्लोजली रिलेटेड होती है, और कोई भी अगर सक्सेसफुल मैनेजर है तो उसके अंदर नीड फॉर पावर हाई होगी और नीड फॉर अफिलिएशन लो होगी, ठीक है। ये चीज आप इसको इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं, जो भी मैनेजर्स होते हैं जो हाई रैंक पे होते हैं
उनके पास पावर ज़्यादा होती है, लेकिन वो इमोशनल एस्पेक्ट को इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करते, क्योंकि अगर उन्होंने इमोशनल एस्पेक्ट को कंसिडर किया तो हो सकता है कि जो उनको डिसीजन लेना है वो डिसीजन ना ले पाए। तो उनको कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आके थोड़ा सा हार्श भी होना पड़ता है, थोड़े टफ डिसीजन भी लेने पड़ते हैं। अगर वो इमोशनल एस्पेक्ट को कंसिडर करेंगे, कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप को बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रेफरेंस देंगे, तो हो सकता है कि वो उनके लिए आगे प्रॉब्लमैटिक साबित हो। ठीक है, तो इसीलिए जो भी सक्सेसफुल मैनेजर्स होते हैं उनके पास पावर हाई होती है, लेकिन वो अफिलिएशन को लो ही रखते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दैट हाई पावर मोटिव इज अ रिक्वायरमेंट फॉर मैनेजरियल सक्सेस। तो अगर हमें अपना ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाना है तो पावर मोटिव हमारा हाई होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है एज इंडिविजुअल क्लाइम्स हायर इन द हायरार्की देयर नीड फॉर पावर इंक्रीजेस। ऑब्वियस सी बात है कि कोई पर्सन अगर अभी इस पोजीशन पे है, कल इस पोजीशन पे आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर उसके पास पावर और ज़्यादा आ जाएगी, फिर वो नीचे वाले पर्सन को कंट्रोल करने लग जाएगा, फिर ये पर्सन और ऊपर पहुँच जाता है और ज़्यादा अच्छी रैंक मिल जाती है, तो फिर यहाँ पर उसके पास और पावर आ जाती है और ये और लोगों को कंट्रोल करने लग जाता है। तो जैसे जैसे लोग हायरार्की में आगे बढ़ते जाते हैं उनके पास पावर बढ़ती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दैट ट्रेनिंग कैन स्टिमुलेट अचीवमेंट नीड्स इन एम्प्लॉइज। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब तक हम एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देंगे तब तक उनके अंदर वो डेवलपमेंट हम नहीं देख सकते। कई बार होता है कि पर्टिकुलर स्किल को सीखने की ज़रूरत होती है, उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है, तभी हमारा जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है दैट इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड टू सक्सीड एंड दिस मोटिवेशन स्टेम्स फ्रॉम अचीवमेंट ऑफ आवर नीड्स। Thus, it is important for an individual to believe that his efforts will result in successful performance which brings a reward. तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि मैकलेंड की थ्योरी क्या कहती है, किन 3 नीड्स की बात करती है और इस थ्योरी के प्रपोजिशन क्या है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट थ्योरी। अब नेक्स्ट है हमारी ERG थ्योरी। तो ERG थ्योरी दी थी क्लैटन एल्डफर ने। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया है, सही कर लीजिएगा आप लोग भी, एल्डफर। ठीक है, इन्होंने ERG थ्योरी दी थी और इस ERG का भी कुछ एक फुल फॉर्म है। ठीक है, इट स्टैंड्स फॉर एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। ठीक, इसी के नाम से ही, इनके जो फर्स्ट इनिशियल्स हैं इनके ही नाम से ERG थ्योरी नाम दिया गया है इस थ्योरी को। ठीक है, अब ये ERG थ्योरी को भी हम मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी से कंपेयर कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप सेटअप कर सकते हैं। मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी में हमने 5 नीड्स की बात करी थी, लेकिन ERG में सिर्फ 3 नीड्स की बात करेंगे, जैसा कि अभी हमने पीछे मैकलेंड की नीड थ्योरी में डिस्कस किया था। ठीक है, सबसे पहले इसके अजम्पशंस देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला पॉइंट है दैट नीड्स आर क्लासिफाइड इनटू डिस्टिंक्ट कैटेगरीज। जितनी भी नीड्स है उनको अलग कैटेगरीज में यहाँ डिवाइड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है दैट बेसिक डिस्टिंक्शन एग्जिस्ट बिटवीन लोअर एंड हायर ऑर्डर नीड्स। ठीक, नेक्स्ट है दैट नीड्स प्रोसीड ऑन अ कंटिन्यूम रादर देन अ हायरार्की। ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। हमने मैस्लो में क्या पढ़ी थी, हायरार्की। हायरार्की का क्या मतलब होता है, कोई चीज ऊपर से नीचे जा रही है, नीचे से ऊपर आ रही है। ठीक है, लेकिन ये कंटिन्यूम है, कह सकते हैं कि एक सीध में चल रही है। ठीक, हायरार्की क्या मतलब हुआ कि कोई चीज ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आ रही है, लेकिन कंटिन्यूम का मतलब है कि एक सीक्वेंस में सीधे से चल रही है। ठीक, तो ये जो थ्योरी है ये कंटिन्यूम है, ना कि हायरार्की है। ठीक है, नेक्स्ट है दैट पुअरली सेटिस्फाइड नीड्स इज मोर डिजायर्ड। जिन नीड्स को हम ज्यादा सेटिस्फाई करना चाहते हैं वही डिजायरेबल है। नेक्स्ट है that the desire for satisfaction of higher order needs arise after lower level needs are satisfied। तो ये चीज हमने मैस्लो की नीड हायरार्की थोड़ी में पढ़ी थी कि सबसे पहले लोअर ऑर्डर नीड्स को हम सेटिस्फाई करते हैं, उसके बाद आगे अपनी नीड्स को फुलफिल करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है दैट मोटिवेशन अराइजेस आउट ऑफ नीड फ्रस्ट्रेशन। अब ये नीड फ्रस्ट्रेशन क्या है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, लास्ट असम्पशन है दैट मोर देन वन नीड मोटिवेट एंड इंडिविजुअल। ठीक है, इन्होंने एक चीज इंपॉर्टेंट ये बोली थी कि एक से ज्यादा नीड भी इंसान को, किसी इंडिविजुअल को मोटिवेट कर सकती है। ठीक है,
अब चलते हैं सीधे थ्योरी की तरफ कि थ्योरी क्या कहती है। तो ये है एल्डेफर की ERG थ्योरी। अब आपको यहाँ पे लगेगा कि मैम आपने तो अभी कहा कि ये हायरार्की में नहीं होती है और ये तो यहाँ पे हायरार्की में दिख रही है। हायरार्की में नहीं है, ये कंटिन्यूम में होती है। ये आपको बेसिकली सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें अगर हम एग्जिस्टेंस की, दैट रिफर्स टू आवर कंसर्न विद द बेसिक मटेरियल, जहां पर हम बेसिक नीड्स की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे रिलेटेडनेस, दैट रिफर्स टू डिजायर वी हैव फॉर मेंटेनिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जहां पर हम बिलोंगिंगनेस की बात करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ, दैट रिफर्स टू इंट्रिंसिक डिजायर फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, जहां पर हम सेल्फ एस्टीम या एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है। अब इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एग्जिस्टेंस नीड्स की, सो दीज नीड्स आर रफली कंपेरेबल टू द फिजियोलॉजिकल एंड द सेफ्टी नीड्स ऑफ मास्लो मॉडल एंड सैटिस्फाइड प्राइमरली बाय द मटेरियल इंसेंटिव्स, ठीक। तो एग्जिस्टेंस नीड्स में यहाँ पर आपके आ जाएगी फिजियोलॉजिकल नीड्स प्लस आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, ठीक है। जहां पर हम बेसिक नेसेसिटीज को कंप्लीट करने की बात करते हैं और जहां पर हम सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करते हैं, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आपके मटेरियल इंसेंटिव्स की बात हो रही है, क्योंकि आपको अगर घर खरीदना है, फूड चाहिए, क्लोथ चाहिए, तो उसके लिए आपके पास क्या होने चाहिए, पैसे होने चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पर मटेरियल इंसेंटिव्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। They include all physiological needs of Maslow models and such safety needs which financial and physical conditions rather than interpersonal relations satisfy. So these includes the need for shelter and physical and psychological safety from threats to people's existence and the well-being. इन और यहाँ पर कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि एग्जिस्टेंस नीड से अगर हम बात करें और इसको मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी से कंपेयर करें, एक रिलेशनशिप सेटअप करने की कोशिश करें, तो इसके अंदर फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स दोनों ही इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इस बात कर लेते हैं रिलेटेडनेस की, जहां पर हम बिलोंगिंगनेस की बात करते हैं, लव अफेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। So relatedness needs roughly corresponds to social and esteem needs in Maslow need hierarchy theory, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये social needs प्लस आपकी थोड़ी सी esteem needs को consider करती है, ठीक। So these needs are satisfied by personal relationships and social interaction with others. It involves open communication and honest exchange of thoughts and feelings with other organizational members, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे ये समझाने की आपको जरूरत नहीं है, आपको ये क्लियर हो गया होगा। इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए तो आपको कम समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमने बात करी थी एग्जिस्टेंस नीड्स की, जो कि ई इनिशियल से स्टैंड करती है। तो इसके अंदर हमारी फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स दोनों आ जाएंगी। नेक्स्ट हमने बात करी रिलेटेडनेस की, तो इसके अंदर आ जाएगी आपकी सोशल नीड्स और थोड़ा सा पार्ट आपकी सेल्फ एस्टीम नीड का, ठीक है। और लास्ट हम बात करेंगे ग्रोथ की, तो ग्रोथ में आ जाएगा आपका जो लेफ्ट ओवर पार्ट है सेल्फ एस्टीम का प्लस पूरा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक। इसके आगे के जितने भी हमारे लेफ्ट ओवर स्लाइड्स हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि काफी देर से पावर कट हुआ है और मेरा लैपटॉप भी अब डिस्चार्ज हो रहा है, तो मैं ये नहीं चाहती कि बीच में ही वीडियो हमारा रुक जाए, ठीक है। तो इसका जो भी हमारा लेफ्ट ओवर पोर्शन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। वेरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फीडबैक्स भी दीजिएगा कि वीडियोस कैसी लग रही हैं और अगर कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो बिल्कुल बताइएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।